मेरा नाम प्रिया है और मेरी जीवन का हर दिन एक समान तरीके से गुजरता है। भय, घबराहट और एक कभी न समाप्त होने वाली व्याकुलता के भाव के साथ। मैं चाहती हूं कि मेरी सुबह भी उन लड़कियों जैसी हो जो शांति से भरी होती हैं, जो घर की कोमल ध्वनियों में अपनी जीवन की शुरुआत करती है। लेकिन मेरी सुबह हमेशा एक अज्ञात स्वप्न की छाया में ही होती है। उस दिन भी जब मैं पूजा कर रही थी, हवा में एक विचित्र सी सर्दी फैली हुई थी। पक्षी पेड़ों की डालियों पर चहक रहे थे और मैं खुद को मजबूर कर रही थी कि शीघ्र पूजा समाप्त करके रसोई में जाऊं और रोटियां बनाऊं, क्योंकि अपने भाई अमित को विद्यालय भेजना था। मैं कभी उसे खाली पेट नहीं जाने देना चाहती थी, चाहे स्वयं भूखी रह जाऊं। आटा गूंथते हुए मेरे हाथ बहुत तेजी से चल रहे थे, लेकिन दिल में विचित्र सी घबराहट उठ रही थी। मैंने खुद को समझाने का प्रयास किया कि शायद यह वही दैनिक भय है जो हमेशा मेरे साथ रहता है। लेकिन आज दिल कुछ अधिक ही भारी लग रहा था, जैसे कोई आगामी संकट की पदचाप धीरे धीरे मेरे कानों में फुसफुसा रही हो। मैंने सिर झटक कर खुद को कार्यों में व्यस्त किया, लेकिन मन बार बार किसी अज्ञात भय में उलझ रहा था। मैंने तेज आंच पर चाय चढ़ाई और साथ में दोपहर का भोजन तैयार किया। अमित के जूते साफ किए, उसकी वर्दी इस्त्री करके रखी। मैं अपनी पूरी कोशिश करती थी कि उसकी सुबह आरामदायक हो, बिना किसी भय के प्रारंभ हो। लेकिन मैं स्वयं कहाँ इस भय से निकल पाती थी। मैं हमेशा एक अंधकार से घिरी रहती थी। अभी मैं आटे की दूसरी लोई बना ही रही थी कि अचानक दरवाज़ा ऐसे पीटा गया जैसे कोई उसे तोड़ डालना चाहता हो। इस ध्वनि ने मेरे हाथों की गति रोक दी। मेरे दिल की धड़कन इतनी तेज हुई कि लगा अभी छाती फाड़कर बाहर आ जाएगी। मैंने वस्त्र ठीक किए, गहरी सांस ली, लेकिन फिर भी हाथ कांप रहे थे। जैसे ही मैंने कुंडी खोली, सामने वही दृश्य था जिसे देखने से मैं सबसे अधिक डरती थी। मेरा पिता संजय व शराब की तीव्र दुर्गंध से भरा हुआ। उसकी कमीज के बटन खुले थे, कपड़े मिट्टी से गंदे थे और आंखों में बेशर्मी व शरीर पर लड़खड़ाहट स्पष्ट दिख रही थी। यह कोई अचानक होने वाली बात नहीं थी, यह तो मेरे दैनिक घाव बन चुका था। मैंने धीरे से कहा, पापा अंदर आ जाइए। लेकिन अगले ही पल उसने क्रोध में चिल्लाकर कहा, हट जा सामने से, और जोर से मुझे धक्का दे दिया। मैं दीवार से टकराकर संभल गई, लेकिन दिल जैसे टूटकर जमीन पर गिर गया था। वो लड़खड़ाते कदमों के साथ अंदर आया, जैसे पूरी दुनिया उसकी शत्रु हो। इस शोर से अमित भी बाहर आ गया। उसके चेहरे पर वही पुरानी निराशा, वही व्याकुलता और वही प्रश्न मौजूद थे। वह प्रश्न जो एक 11 साल के बच्चे को कभी नहीं पूछना चाहिए। उसने कांपती आवाज में कहा, दीदी, यह कब ठीक होंगे? कब हम लोग एक सामान्य जीवन जिएंगे? उसकी आंखों में ऐसे सपने थे जो शायद कभी पूरे नहीं होने वाले थे। मैंने अपनी आवाज को मजबूत बनाने का प्रयास करते हुए कहा, अमित, वह पापा हैं, जैसे भी हैं, हमारे हैं। ये कहते हुए मेरे अंदर हजारों चुभनें उठ रही थी। मुझे नहीं पता था मैं किसे समझा रही थी, अमित को या खुद को। मां के मरने वाले दिन भी मेरे पिता ने यही हालत बना रखी थी। उस दिन भी मैंने अपनी मां का शोक चुपचाप मनाया था, लेकिन आज भी दिल के अंदर एक खामोश खाई सी भर गई थी। मेरा पिता बिस्तर तक पहुंचते पहुंचते जमीन पर गिरने लगा तो मैंने उसे सहारा देकर लेटा दिया। उसके कपड़ों की दुर्गंध और नशे की भारी सांसों ने मुझे बेहाल कर दिया, लेकिन मैंने चादर उसके ऊपर डाल दी, जैसे हर रोज करती थी। उसने आधी बंद आंखों से मुझे देखा और गालियां बकता रहा। हर शब्द मेरे दिल में तीर की तरह लग रहा था, लेकिन मैं चुप रही। शायद मैं इस सब की आदी हो चुकी थी। मैंने अमित के लिए नाश्ता तैयार किया। पराठों की खुशबू चारों तरफ फैल रही थी, लेकिन मेरा दिल अंदर से वीरान था। मैं उसके सामने बैठी और कहा, जल्दी खा लो, देर हो रही है। अमित ने सिर झुकाकर खाना शुरू किया, लेकिन उसके हाथ कांप रहे थे। मैं उसकी पीठ सहलाती रही, जैसे वह मेरा अपना बच्चा हो जो मेरे बिना टूट जाएगा। जब विद्यालय जाने लगा तो दरवाजे से एक बार पलटकर मुझे देखा। उसकी आंखों में वही प्रश्न था जिसका उत्तर मेरे पास कभी नहीं होता था। मैंने मजबूरन मुस्कुराकर उसे विदा किया। दरवाज़ा बंद होते ही मैंने गहरी सांस ली। सुबह अभी समाप्त भी नहीं हुई थी और मैं पहले ही बहुत थक चुकी थी। पीछे मुड़कर देखा तो मेरा पिता बिस्तर पर बेहोश पड़ा था।
दिल किया कि चिल्लाकर रोऊं, कह दूं मेरी जीवन क्यों बर्बाद की, मेरी माँ की जीवन क्यों ले ली, मेरे भाई की मासूमियत क्यों छीन ली। लेकिन फिर भी मैं चुप रही, जैसे हमेशा रहती हूं। मैंने घर थोड़ा साफ किया, अपने कपड़े बदले और काम पर जाने की तैयारी करने लगी। रेखा मालकिन के घर मुझे सफाई करनी थी। आज देर हो रही थी, लेकिन मैं क्या करती। मेरे घर में कभी कुछ ठीक से दिनचर्या रही ही नहीं। मैंने दुपट्टा ओढ़ा, दरवाजा बंद किया और गली की ओर कदम बढ़ाए। सुबह की धूप धीरे धीरे तेज हो रही थी, लेकिन मेरे अंदर विचित्र सा बोझ उतरता जा रहा था। किसी अज्ञात हादसे की पदचाप लग रही थी, जो मेरी आत्मा तक में सरसराहट भर रही थी। मुझे नहीं पता था कि आज का दिन मेरी जीवन बदलने वाला है। मुझे ऐसे तूफान के सामने खड़ा कर देगा, जिसके बारे में मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। मुझे नहीं पता था कि आज मेरे जीवन का सबसे खतरनाक दिन है। काम पर जाते हुए मेरे कदम भारी थे, जैसे रात भर की घुटन अभी तक मेरे सीने से चिपकी हुई हो। मेरा पिता अभी भी बिस्तर पर ही पड़ा होगा। अमित तो विद्यालय जा चुका था कब का, लेकिन मेरा दिल फिर भी बेचैन था। मैंने खुद को समझाया कि शायद यह सिर्फ थकावट की वजह से है, लेकिन अंदर कुछ और ही हलचल हो रही थी। रेखा मालकिन के घर पहुंचकर मैंने धीरे से उन्हें नमस्ते किया। वह आंगन में खड़ी थी और मेरी तरफ देखकर बोली, आज तुमने बहुत देर कर दी, सब ठीक तो है ना। उनके लहजे में वो कोमलता नहीं थी जो हमेशा से होती थी। ऐसा लगा जैसे कि वह मेरे अंदर की व्याकुलता पढ़ रही हो और इसी वजह से दैनिक मुकाबले आज कुछ अधिक ही सख्ती दिखा रही हो। मैंने नजर झुकाकर कहा, मालकिन थोड़ा सा मुझे समय लग गया। उन्होंने फिर कुछ कहना चाहा, लेकिन खुद को रोक लिया, जैसे समझ गई हो कि अधिक पूछने से मेरी तकलीफ और बढ़ जाएगी। मैं सीधा रसोई में गई और वहां के अपने दैनिक कार्य करने शुरू कर दिए। आज नाश्ता थोड़ा सा विशेष था, क्योंकि अतिथि आने वाले थे। मैंने रोटियां बेलते हुए खुद को कार्य में व्यस्त रखा ताकि मन भी व्यस्त हो जाए। घी की गर्म खुशबू, आटे की महक और बर्तनों की खनखनाहट ने मुझे पल भर के लिए इस दुनिया से दूर कर दिया था। इसके बाद सारा भोजन तैयार किया। अतिथि आए और खाकर चले भी गए। धीरे धीरे शाम होने लगी थी और मैंने रात के भोजन की तैयारी भी शुरू कर दी थी। सब्जी बनकर तैयार थी और जैसे ही मैंने पहली रोटी चूल्हे पर डाली कि तभी रसोई का दरवाज़ा एक जोरदार ध्वनि के साथ खुला। मैं चौंक कर पलटी। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। सामने मेरा भाई खड़ा हुआ था। वह अभी भी वर्दी में था और उसके जूते भी गंदे थे, लेकिन उसके चेहरे का रंग ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने रक्त निचोड़ लिया हो। उसकी आंखें बहुत अधिक सूजी हुई थी, सांस उखड़ी हुई, जैसे दौड़ता हुआ आया हो। मैं आगे बढ़ी। अमित, तुम यहाँ कैसे और तुम अभी तक विद्यालय की पोशाक में क्यों हो? वह सीधा मेरे पास आया। दीदी, उसकी आवाज में ऐसी घबराहट थी कि मैं बेलन हाथ से छोड़कर दोनों हाथ उसके कंधों पर रख दिए। क्या हुआ? बोलते क्यों नहीं हो? उसने दोबारा पूछा। अमित, पहले अपनी सांस संभालो, बताओ क्या हुआ है? उसने कांपती आवाज में कहा। दीदी, पापा ने आपको दांव पर लगा दिया है। उसके जो शब्द मेरे कानों से टकराए, ऐसा लगा कि उनका अर्थ समझने से मेरा मन ही इनकार कर रहा हो। मेरे हाथ अपने आप पीछे हट गए। बैलन फर्श पर गिर पड़ा और उसकी ध्वनि ने माहौल की खामोशी को एकदम से चौंका दिया था। मैं जैसे पत्थर की बन गई। क्या क्या कह रहे हो तुम? मैं हकलाते हुए बोली। अमित ने तेजी से सिर हिलाया। हाँ दीदी, शाम को पापा घर से निकले थे और गली के कोने पर वहीं जुआ खेलने वाली जगह पर थे। मैंने उन्हें खुद देखा था। पहले लगा कि शायद ऐसे ही बैठे होंगे, लेकिन फिर वह रो पड़ा। फिर मैंने सुना कि पापा कह रहे थे कि अपनी बेटी को उन्होंने दांव में लगा दिया है और आप उनकी शर्त थी। मेरे पैर लड़खड़ा गए। मैं दीवार से टकराई और हाथ वहां रखकर खुद को संभाला। मैं अपने ऊपर हुए अत्याचार, गालियां, उसकी शराबखोरी सब सहन करती आई थी, लेकिन यह तो मानवता से भी बाहर था। ऐसा कैसे कर सकते हैं? मैं उनकी बेटी हूं। लेकिन फिर खुद ही खामोश हो गई। शायद इस प्रश्न का उत्तर मैं पहले ही जानती थी। अमित ने मेरा हाथ पकड़ा। दीदी, वह आपको ढूंढ रहे हैं। मैंने खुद देखा है। उनके आदमी मोहल्ले में पूछताछ कर रहे हैं। वह किसी भी समय आ सकते हैं। दीदी, आप शीघ्र भाग जाओ। उसकी आवाज में भय से अधिक जल्दबाजी और व्याकुलता थी।
इस बार सिर्फ बहन नहीं, उसका अपना अस्तित्व भी खतरे में था। मैंने तुरंत पीछे वाले दरवाजे की तरफ देखा। रेखा मालकिन हॉल में थी। उन्हें बताने का अर्थ था कि मैं उन्हें भी बड़ी मुसीबत में डाल सकती थी। तभी अमित ने मेरा हाथ जोर से खींचा। दीदी, समय बहुत कम है, चलो शीघ्र। मैंने तुरंत अपना दुपट्टा उठाया, सिर पर डाला और खुद को लपेटते हुए दरवाजे की तरफ बढ़ गई। अमित हर पल पीछे मुड़कर देख रहा था कि कोई नजर ना आ जाए। मैं घबराई। अमित, तुम वापस घर जाओ। अगर किसी ने तुम्हें भी देख लिया तो। वो तुरंत बोला, नहीं, मैं तब तक नहीं जाऊंगा जब तक आप यहां से निकल नहीं जाती। आपको कुछ भी नहीं होने दूंगा। उसकी बात सुनकर मेरा दिल भीग गया। 11 साल का बच्चा, लेकिन अपनी बहन के लिए इस्पात बनकर खड़ा था। हम पिछले दरवाजे तक पहुंचे ही थे कि दूर से कदमों की ध्वनि सुनाई देने लगी। अमित ने भय के मारे मेरा हाथ कसकर दबाया। दीदी, यही वह लोग हैं। मैंने इन्हें ही पापा के साथ देखा था। मैंने दरवाजे की दरार से झांक कर देखा। गली के मोड़ पर 2 छायाएं तेजी से बढ़ रही थी। मेरी जान गले में अटक गई। मैंने झट से अमित को पीछे धकेला। अमित, घर वापस जाओ अभी। वो रोते हुए बोला। दीदी, आप अकेली। मैंने कठोर आवाज में कहा। अमित, मेरी बात मानो, अभी घर जाओ। वो कांपता हुआ बोला, मैं जाकर दरवाजा बंद कर लूंगा। दीदी, आप भी कहीं छिप जाना। ठीक है, मैंने सिर हिलाया, लेकिन खुद को नहीं पता था कि अब मैं क्या करूंगी। अमित तेजी से गली की तरफ भागा। मैंने आखिरी बार पलटकर उसे देखा। एक छोटा सा अस्तित्व, लेकिन दिल शेर जैसा। मैंने खुद को संभाला और पिछले रास्ते से निकल गई। गली में डरावनी खामोशी थी, लेकिन हवा भारी थी, जैसे कि कदमों की पदचाप मुझे पीछा करते हुए पकड़ लेना चाहती हो। मैं तेजी से गली के मोड़ पर पहुंची, लेकिन सांसें बेकाबू थीं। हे भगवान, मेरी सहायता करो, मैंने फुसफुसाते हुए कहा और अंधेरे में आगे बढ़ गई। मेरे कदमों के नीचे की जमीन जैसे खिसक रही थी। पहली बार लगा कि इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है, ना पिता, ना माँ, ना घर। आज मैं सच में अनाथ हो गई थी। मैं अंधेरी गलियों में दौड़ती जा रही थी, नंगे पैर, कांपती हुई सांसें उखड़ी हुई, दिल धड़कनों से भरा हुआ। पीछे वाले दरवाजे से निकलते ही मुझे ऐसा लगा जैसे पूरी दुनिया मेरे पीछे पड़ गई हो। रात की खामोशी में सिर्फ मेरे कदमों की ध्वनि थी, जो टूटे हुए पत्थरों और गंदे पानी के छींटों के साथ सुनाई दे रही थी। हर गली, हर मोड़, हर छाया मुझे संदेह में डाल रहा था कि शायद वह लोग यहां भी घूम रहे होंगे। अमित के आंसू, उसका भय, उसकी आवाज, दीदी शीघ्र भागो, बार बार मेरे मन में गूंज रही थी। मैंने पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं की। मुझे बस एक ही भय था कि कहीं वह लोग मुझे पकड़ ना ले। गली बहुत ही संकरी थी। कहीं पानी जमा हुआ था, कहीं कीचड़ के ढेर लगे थे। मोहल्ले के कोने पर कुछ कुत्ते भी भौंकने लगे, जिससे मेरे दिल में दहशत और व्याकुलता और बढ़ गई। मैंने खुद को और तेज दौड़ाना शुरू किया। एक जगह लकड़ियों के ढेर पर मुझे ठोकर लगी और मैं गिरते गिरते बची। नल के किनारे से गुजरते हुए मैंने अपने दुपट्टे को सीने से और मजबूती से लपेट लिया, ताकि वह मेरे पीछे आने वालों की नजर में ना आए। मैं एक मोड़ पर मुड़ी तो अचानक सामने से एक तेज रोशनी मेरी तरफ बढ़ी। वह रोशनी इतनी अचानक थी कि मेरी आंखें बंद सी हो गईं। शायद वह कोई वाहन थी या मोटरसाइकिल, मुझे समझ ही नहीं आया। लेकिन मैं रुकी नहीं। बस 2 कदम और उठाए ही थे कि मेरे कानों में ब्रेक की चीख सुनाई दी। मैं चौंकी और एक वाहन से टकराकर जमीन पर गिर गई। उस झटके ने मेरे पूरे अस्तित्व को हिला दिया था। मेरे हाथों पर खरोंचें लग गई थी, घुटनों से रक्त रिसने लगा था, लेकिन मैं कोई हरकत नहीं कर पाई। दर्द महसूस करने की भी गुंजाइश नहीं थी। मैंने शीघ्र से अपने दुपट्टे से सिर ढकने का प्रयास किया, लेकिन वह एक तरफ सरक चुका था। मैंने अपने हाथों से अपना चेहरा ढक लिया ताकि कोई मुझे पहचान ना ले, मेरा चेहरा ना देख सके। तभी एक मजबूत गहरी आवाज मेरे करीब आई। तुम ठीक तो हो ना? मैंने धीरे धीरे हाथ हटाए और सिर उठाया। सामने एक लंबा चौड़ा, चौड़े कंधों वाला युवक खड़ा था। उसकी आंखों में हैरानी भी थी और दर्द भी, जैसे वह खुद भी इस स्थिति से हिल गया हो। उसकी शर्ट की आस्तीनें छड़ी हुई थी, बाल थोड़े बिखरे हुए, और चेहरे पर वह गंभीरता थी जो व्यक्ति की व्यक्तित्व बदल देती है। वो करण शर्मा था, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि यह व्यक्ति मेरा शिकारी भी हो सकता है।
उस वक्त वो बस एक अजनबी था, गलत समय पर सही जगह, या शायद सही समय पर गलत जगह। उसने एक कदम आगे बढ़ाते हुए झुककर पूछा, क्या हुआ? तुम इतनी डरी हुई क्यों हो? कोई तुम्हारा पीछा कर रहा है क्या? उसकी आवाज बहुत कोमल थी, जैसे मुझे हिम्मत देने का प्रयास कर रही हो। मैंने कांपती आवाज में कहा, मेरे पीछे कुछ लोग पड़े हुए हैं, मुझे कहीं आश्रय चाहिए, मैं अपने घर वापस नहीं जा सकती। करण ने एक पल मेरी आंखों में देखा। वह मुझे घूर नहीं रहा था, बस मुझे पढ़ने का प्रयास कर रहा था, जैसे वो मेरी हालत, मेरी सांसें, मेरा भय सब समझ गया हो। उसकी आंखों में एक पल को जैसे पहचान की लहर दौड़ी, जैसे उसे कुछ याद आया हो। लेकिन मैं इतनी डरी हुई थी कि मैं कुछ समझ ही नहीं पा रही थी। फिर अचानक वो सीधा खड़ा हुआ और बोला, चलो मेरे साथ चलो, तुम सुरक्षित रहोगी, यहां रुकना खतरनाक है। मैंने हिचकते हुए सिर हिलाया। मरने से तो बेहतर था किसी पर विश्वास कर लेना। मैं खुद से लड़ रही थी। मेरा दिल कह रहा था, यह अजनबी है, विश्वास मत करो। लेकिन मन कह रहा था, अब कोई और मार्ग नहीं। वह लोग मेरे पीछे हैं, वो मुझे पकड़ सकते हैं। वो मुझे अपने साथ वाहन तक ले गया। मैं एक पल को सोचने लगी कि शायद मुझे भाग जाना चाहिए, लेकिन तभी दूर से कदमों की तेज ध्वनि आई, जैसे कोई दौड़ रहा हो। मैं घबरा गई और तुरंत वाहन का दरवाजा खोलकर अंदर बैठ गई। मेरा दिल बुरी तरह से धड़क रहा था, सांसें टूट रही थीं। करण ने दरवाजा बंद किया और वाहन सड़क की तरफ मोड़ दिया। उसने पीछे के दर्पण में एक नज़र पीछे की गली पर डाली और सुकून भरे लहजे में बोला, चिंता मत करो, अब कोई तुम्हें नहीं पकड़ सकता। तुम अभी मेरे साथ हो और मैं तुम्हें कुछ होने नहीं दूंगा। मैंने पहली बार उसका चेहरा ध्यान से देखा। उसके अंदाज में एक विचित्र सा विश्वास था, मानो वह दुनिया का हर खतरा रोक सकता हो। लेकिन मुझे क्या पता था कि मैं उसी के पास बैठी थी, जिसने मुझे मेरे ही खेल में हराया था। वाहन अंधेरे में दौड़ रहा था, लेकिन मेरी सोच जगह जगह टूट रही थी। मैंने कांपती आवाज में कहा, आपको नहीं पता, वो लोग बहुत बुरे हैं, वो मुझे ले जाएंगे। मुझे नहीं पता वो क्या करेंगे, मुझे नहीं पता कि मैं कहाँ जाऊं। करण ने धीमे से कहा, शायद तुम्हें लगता हो कि दुनिया में सब बुरे होते हैं, लेकिन हर कोई ऐसा नहीं होता। मैंने धीमी आवाज में कहा, मैं किसी पर विश्वास नहीं कर सकती। वह तुरंत बोला, मुझ पर भी नहीं। मैं खामोश रही। वह हल्का सा मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कुराहट में भी गंभीरता थी। तुम चाहो तो विश्वास मत करो, लेकिन अभी तुम्हें कहीं तो जाना है, और मैं ही वह व्यक्ति हूं जो इस वक्त तुम्हारे मार्ग में आया हूं। सही समय पर उसने वाहन की गति थोड़ी धीमी की, शायद मुझे सांस लेने का अवसर देने के लिए। फिर उसने एक और मोड़ काटा। शहर की रोशनियां दूर दूर तक टिमटिमा रही थीं। मैं शीशे से बाहर देखती रही, लेकिन मेरे अंदर सिर्फ एक ही प्रश्न गूंज रहा था, क्या मैं सच में सुरक्षित हूं? करण ने अचानक से कहा, वैसे तुम्हारा नाम क्या है? मैंने धीरे से उत्तर दिया, प्रिया। उसने सिर हिलाया जैसे उसे यही नाम सुनने की इच्छा हो। वाहन कुछ देर खामोशी से चलता रहा। फिर उसने कहा, प्रिया, मैं तुम्हें बचाने आया हूं, नुकसान पहुंचाने नहीं। जब तुम्हें सच्चाई पता चलेगी, शायद तुम हैरान भी हो और परेशान भी, लेकिन अभी के लिए बस एक बात याद रखो, मैं तुम्हें किसी के हवाले नहीं करूंगा। मेरे दिल ने तेजी से धड़कना शुरू कर दिया। मैंने पूछा, क्या आप मुझे जानते हैं? उसने एक पल को मुझे देखा, फिर नजर सड़क पर जमा दी। हाँ, इतना कि जितना तुम सोच भी नहीं सकती। मेरा खौफ एक नई सिहरन में मुड़ गया। मैंने धीरे से कहा, क्या अर्थ है आपकी बात का? करण ने कोई उत्तर नहीं दिया, सिर्फ वाहन की गति बढ़ा दी, और मैं उसके पहलू में बैठी सोचती रही कि शायद जीवन अब भी समाप्त नहीं हुआ, बल्कि बहुत बुरी तरह से फंसने वाला है। करण की वाहन जैसे ही मुख्य सड़क से हटकर एक शांत पेड़ों से घिरी लंबी ड्राइव के मार्ग पर दाखिल हुई, तो मुझे एहसास हुआ कि मैं किसी साधारण जगह पर नहीं आ रही हूं। दीवारों पर लगे बड़े बड़े लैंप, साफ सुथरी रोशनी और दूर से नजर आने वाला एक शानदार बंगला, यह सब कुछ मेरे लिए अजनबी था, बल्कि एक दरार पैदा कर देने वाला था। करण मुझे अपने आलीशान बंगले में लेकर आया। हर चीज मेरे लिए अजनबी थी। काले शीशों के बड़े बड़े दरवाजे, पत्थरों की नक्काशी से बना हुआ बड़ा सा फव्वारा, और खामोशी की वह हवा जिसमें मेरी अपनी धड़कन तक गूंज रही थी। दरवाजे के सामने वाहन रुकते ही
उसने आराम से बाहर कदम रखा और मेरे लिए दरवाज़ा खोला। उतर जाओ, उसने मामूली गंभीरता से कहा। मैं उसके कदमों के साथ नीचे उतरी और अपने आसपास देखा। यहाँ सब कुछ बहुत बड़ा, बहुत साफ सुथरा और मेरे लिए विश्वास ना कर पाने के काबिल था। मेरे दिल में भय था, लेकिन रात भर जागने के बाद मेरा शरीर भी साथ छोड़ रहा था। ऐसा लग रहा था कि अगर मैं एक कदम भी और दौड़ने का प्रयास करती तो शायद बेहोश होकर गिर जाती। जैसे ही वह मुझे साथ लेकर अंदर बढ़ा, गलियारे की रोशनी चालू हो गई और अंदरूनी हॉल के बीच में खड़ी एक बड़ी और अच्छी व्यक्तित्व की वृद्ध महिला ने हमें देख लिया। वह सफेद रंग का दुपट्टा ओढ़े कायदे से बंधी जूड़ा और हाथ में माला पकड़े हुई थी। वह इतनी शानदार व्यक्तित्व लग रही थी जिन्हें देखकर कदम खुद ब खुद धीमे हो जाते हैं। उन्होंने हैरत भरी आवाज में पूछा, करण, ये लड़की कौन है? मेरी सांस रुक गई। करण एक क्षण को रुक गया, जैसे सोच रहा हो कि क्या कहे। मैं उड़ती हुई नजर से उन्हें देख रही थी। शायद वह सच बोले, शायद वह कोई बहाना बनाए, लेकिन अगले ही क्षण वो बिना किसी हिचकिचाहट के बोला, दादी, यह मेरी पत्नी है। मेरे कदमों के नीचे से जैसे जमीन खिसक गई। मैंने अचानक पीछे देखा, जैसे कि मैं किसी पनाह की तलाश कर रही हूं। मैं होंठ खोलना चाहती थी, लेकिन आवाज गले में ही दफन हो गई। बंगले की शान और शौकत एक तरफ, लेकिन इस बात ने मेरे अंदर की दुनिया हिलाकर रख दी थी। दादी जी हैरत से आगे बढ़ी। ये विवाह कब हुआ? उनकी आवाज में हैरानी से अधिक एक विचित्र सा यकीन ना कर पाने वाला अंदाज था, जैसे वह सच सुनकर ही आगे बढ़ेंगी। यह झूठ इतना बड़ा था कि मैं चिल्ला भी नहीं सकी। मेरी जुबान जैसे पत्थर की हो गई। मेरी आंखें करण पर जम गई कि शायद वह बात बदल दे, लेकिन वो बड़े ही सुकून भरे अंदाज में बोला, अभी बस 2-3 दिन पहले ही फार्म हाउस पर बहुत ही सादगी से विवाह हुआ था। मैं अंदर ही अंदर टूट रही थी, चाह कर भी कुछ नहीं कह पा रही थी। मुझे लगा जैसे मेरे अंदर की सारी हिम्मत बिखर गई है। मैंने एक कदम पीछे हटने का प्रयास किया, लेकिन कर्ण ने धीरे से मेरा बाजू पकड़ लिया, ऐसे कि कोई देख ना सके। लेकिन मैं समझ गई कि अब मैं यहां से निकलने की अनुमति नहीं रखती। दादी जी हमारे बीच आई और हालात के बावजूद नरमी से उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर बोली, आओ बेटा, मेरे पास आकर बैठो। मैं उनके पास गई और वह मुझे साथ वाले सोफे पर बिठाकर प्यार से देखने लगी। बेटा, तुम अब हमारी बहू हो। उनके लहजे में एक ऐसा प्यार था जिसे सुनकर मेरी आंखें भारी हो गईं। मेरे आंसू चुपचाप गिर रहे थे, लेकिन आवाज ना निकली। वह समझी शायद यह खुशी के आंसू हैं, शायद नए रिश्ते का दबाव है। लेकिन उन्हें क्या पता था कि मेरे अंदर कितनी बेबसी, कितनी उलझने और कितना भय है। उन्होंने माला एक तरफ रखी और फिर मेरे हाथ पर हाथ रखकर बोली, कर्ण ने बताया क्यों नहीं? हमें तो बहुत खुशी होती, लेकिन खैर, भगवान का शुक्र है कि तुम इस घर की रौनक बनकर आ गई हो। कर्ण ने सिर झुकाकर एक विचित्र से सुकून भरे अंदाज में कहा, दादी, मैं आपको सब बताना चाह रहा था, बस हालात ही कुछ ऐसे थे कि मुझे समय ही नहीं मिला। दादी ने नाक सिकोड़कर कहा, समय ना सही, लेकिन दिल का इरादा तो कम से कम साफ होना चाहिए। खैर, अब तुम दोनों का घर बस जाना चाहिए। उनका लहजा मोहब्बत से भरा हुआ था, लेकिन मेरे अंदर लग रहा था जैसे कोई कोमल जंजीर मेरे हाथों और पैरों में पड़ चुकी है। मैंने जीवन में पहली बार खुद को कैद महसूस किया, न मोहब्बत की जंजीरों में, करण की बेरहमी से नहीं, दादी की मोहब्बत से भी नहीं, बल्कि उस हकीकत से कि अब मैं कहीं नहीं जा सकती। बाहर एक भय मेरा इंतजार कर रहा था और अंदर एक ऐसा झूठ जो हकीकत बन चुका था। दादी ने नौकरानी को आवाज दी, चमेली, नई बहू के लिए चाय बनाकर लाओ और मेहमान वाला कमरा भी तैयार करो। चमेली ने मेरी तरफ उत्सुकता से एक नजर डाली, जैसे कि सोच रही हो कि यह लड़की आखिर कहाँ से आई है। करण ने मुझे बैठा छोड़कर दादी के साथ एक तरफ बात करना शुरू कर दिया। उनकी आवाजें आती रहीं, बहुत अच्छी लड़की है, काफी खामोश स्वभाव की लगती है। हाँ दादी जी, बहुत समझदार है। उसके घरवाले यह सुनते ही करण एक क्षण को रुका। वो लोग दरअसल इस रिश्ते से खुश नहीं थे, इसीलिए हमने शीघ्र विवाह कर लिया। उसकी बातें मेरी रग रग में झूठ के तीर की तरह लग रही थीं। मैंने होंठ काटकर खुद को खामोश रहने पर मजबूर किया। अगर मैं सच बोलती तो शायद मेरी जान खतरे में पड़ जाती।
मुझे अमित का चेहरा याद आया। उसकी आखिरी नज़र दीदी, आप छिप जाना, और मैं खामोश रही, क्योंकि मेरे पास कोई घर वापस जाने के लिए था ही नहीं। मैंने धीरे से सर झुकाकर अपनी आंखें बंद की। मैंने खुद से कहा, प्रिया, अब तुम्हारी जीवन वो नहीं रही जो पहले थी, और शायद कभी वापस आएगी भी नहीं। बाहर तूफान था, अंदर झूठ का एक विचित्र सा इंतजार हो गया था, और मैं दोनों के बीच फंस चुकी थी। अगले ही क्षण करण ने विवाह के इंतजाम करने शुरू कर दिए, क्योंकि दादी की इच्छा थी कि अब उनकी आंखों के सामने उनके पोते का विवाह हो। दादी के कमरे से निकलते ही उसने मुझे देखा। ना उसने कुछ पूछा, बस सीधा लंबे हॉल के आखिर में मौजूद उस कमरे की तरफ बढ़ गया जहां पर आम तौर पर घर के बड़े फैसले लिए जाते थे। मुझे लगा शायद वह कुछ और सोचेगा, शायद बात टल जाएगी, लेकिन उसके कदमों में एक ऐसा यकीन था जो मुझे अंदर तक हिला रहा था। वह नौकर से कह रहा था, पंडित जी को तुरंत बुलाओ और कुछ विशेष लोगों को भी इस विवाह में शामिल होने के लिए आमंत्रित कर लो। उसकी आवाज में कोई हिचकिचाहट नहीं थी, जैसे यह सारा दृश्य, यह सब कुछ पहले से ही तय किया जा चुका हो। मैं जैसे पत्थर की बन गई, जुबान हिलने को तैयार नहीं थी। मेरा दिल चाहता था कि मैं चिल्लाऊं, रोक दूं या भाग जाऊं, लेकिन मेरा शरीर ऐसा हो गया था जैसे किसी ने मेरी रगों में पानी की बजाय भय भर दिया हो। मैंने आसपास देखा, बंगले की बड़ी बड़ी दीवारें, लंबे पर्दे और वह खामोशी सब मुझे जकड़ रहे थे। मेरी सांसें विचित्र सी उखड़ रही थीं, लेकिन मैं फिर भी बाहर जाने का मार्ग तलाश कर रही थी। लेकिन मुझे एहसास था कि बाहर वे लोग हैं जो मुझे पकड़ने के लिए आवारा जानवरों की तरह घूम रहे हैं। और बस 2-3 घंटे गुजरे। कुछ लोग बंगले में आ चुके थे, हॉल में टेबल के आस-पास रिश्तेदार बैठे थे, पंडित जी भी मौजूद थे। ये सब मेरे खिलाफ तय किया जा रहा था। करण ने मेरे सामने एक विशेष तरह की कुर्सी रखी। तुम यहां बैठो, वो बोला, जैसे कि यह कोई साधारण सा मामला हो। मेरा दिल चाहता था कि मैं मना कर दूं, लेकिन दादी के आने की पदचाप सुनते ही मैं खामोशी से बैठ गई। दादी ने मुस्कुराकर मेरे सर पर हाथ रखा। बेटा, घबराना मत, अब सब अच्छे से हो जाएगा, अच्छे से हो जाएगा। ये शब्द मेरे दिल पर बोझ की तरह गिर पड़े। मैं अपनी जगह बेजान सी बैठी रही, और दिल में ऐसी खामोशी उठ रही थी जो शायद किसी के कानों तक नहीं पहुंच सकती थी। पहली बार किसी ने मेरा नाम ऐसे पुकारा जैसे मैं कोई वस्तु हूं। इसके बाद दादी मुझे कमरे में लेकर गई। उन्होंने मुझे एक बहुत ही सुंदर सा लहंगा दिया, और 2-3 लड़कियां मुझे तैयार करने के लिए कमरे में मौजूद थीं। कुछ देर में उन्होंने मुझे दुल्हन की तरह सजा दिया। आईने में जब मैंने खुद को देखा तो यकीन नहीं हुआ कि यह मैं ही हूं। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि मैं इतनी सुंदर भी लग सकती हूं। जब मैं कमरे से बाहर निकली तो हैरान रह गई। सामने मंडप सज चुका था। पंडित जी मंत्र पढ़ने लगे। जैसे जैसे रस्में आगे बढ़ रही थी, मेरे अंदर विचित्र सी बिजली दौड़ रही थी। ये मेरे लिए बहुत बड़ा फैसला बनने वाला था। मैंने किनारे से करण को देखा। वह बेहद सुकून में बैठा था, जैसे उसे सब कुछ पहले से पता हो। मेरी दुनिया रुक गई थी, सांसें तक रुक गई थीं। मुझे लगता था जैसे चारों तरफ अंधेरा है, सिर्फ मंत्रों की ध्वनि और मेरे दिल की धड़कन सुनाई दे रही है। मैंने अपने होंठ खोलना चाहा, लेकिन वे जैसे जम गए थे। जब मेरी मांग में सिंदूर भरने की बारी आई तो मेरा चेहरा करण की तरफ घुमाया ही नहीं जा रहा था। लेकिन दादी ने मेरे सर पर हाथ रखा और बड़े प्यार से कहा, बेटा, उसकी तरफ देखो। मैंने आंसुओं में डूबकर करण को अपनी मांग में सिंदूर भरने की अनुमति दे दी, और जैसे ही रस्म पूरी हुई, मुझे लगा जैसे किसी ने मेरी आत्मा को नोचकर फेंक दिया हो। दिल जैसे मर गया हो। इसके बाद उसने मुझे मंगलसूत्र पहनाया। हर विधि के साथ मेरा दिल और भारी होता जा रहा था। फेरे लेते हुए मेरी नजरें नीचे थीं। मेरी आंखों के सामने सिर्फ मेरे भाई का चेहरा घूम रहा था। दीदी, आप कहीं छिप जाना। अब मैं कहाँ छिप सकती थी? बहुत कुछ बदल गया था, लेकिन मेरा दिल वहीं था। मैं अभी भी वही प्रिया थी जो गली में दौड़ रही थी, भय के मारे कांप रही थी, हर कदम पर अपना अस्तित्व खो रही थी। लेकिन दुनिया यही समझने वाली थी कि मैं किसी की पत्नी हूं। फिर मैंने करण की तरफ देखा। उसके चेहरे पर एक ऐसा भाव था जैसे वह यह क्षण जीतने के लिए ही पैदा हुआ हो।
ना उसके चेहरे पर ठहराव था, ना कोई दुख। जैसे उसने विवाह नहीं, कोई युद्ध जीत लिया हो। विवाह हो गया। दादी ने मुझे गले लगाकर आशीर्वाद दिया। भगवान तुम्हारी जोड़ी सलामत रखे, हमेशा खुश रहना बेटा। उनकी बाहों में मुझे माँ की खुशबू तो नहीं मिली, लेकिन एक ऐसी मोहब्बत जरूर मिली जिसकी मैं खुद को हकदार नहीं समझ पा रही थी। मैं खुद से पूछ रही थी, क्या यह आशीर्वाद मेरे लिए अच्छा है या मैं किसी कैद में हूं? मैं रो भी नहीं सकती थी, चिल्ला भी नहीं सकती थी, बस चुप थी। खामोशी कभी कभी सबसे बड़ा अपराध बन जाती है, लेकिन उस वक्त मुझे यही लगा कि यही एक मार्ग है। मैंने चेहरा झुका लिया, अपनी चुनरी को मजबूती से थामा और दिल में आंसू उतरने लगे, क्योंकि अब मैं दौड़ भी नहीं सकती थी। मैं कर्ण की पत्नी बन चुकी थी। ये शब्द इतने कठोर थे कि मेरा पूरा अस्तित्व डगमगा गया। मैंने धीरे से खुद को कहा, किस्मत का खेल बदल चुका है और तुम इस खेल की एक मोहर बन चुकी हो। मेरी नज़र अचानक दरवाजे की तरफ गई। यहीं से मैं अभी कुछ देर पहले अंदर आई थी, बहुत मजबूत डरी हुई दौड़ती हुई। और वो वही दरवाज़ा है, अब जो मेरे लिए बंद था, हमेशा के लिए। कमरे में दाखिल होते ही मैं कर्ण पर बरस पड़ी। विवाह होने के तुरंत बाद दादी जी ऊपर वाले कमरे में चली गई थी और हॉल में मौजूद सारे रिश्तेदार भी जा चुके थे। तो इस वक्त कर्ण मुझे पहली मंजिल पर मौजूद बड़े कमरे में लाने का प्रयास कर रहा था। दरवाज़ा बंद होते ही मैं उसके सामने आकर खड़ी हो गई और जैसे सारा दबाव एकदम से बाहर निकल आया हो। मैं चिल्ला पड़ी, आपने ऐसा क्यों किया? आप तो बस मेरी सहायता कर रहे थे ना? मेरी आवाज़ कम थी, लेकिन मैं खुद को पीछे नहीं हटा पाई। मैंने सोचा था कि वह कम से कम शर्मिंदा होगा, शायद पछतावे का कोई इशारा देगा, लेकिन वह तो मुस्कुरा दिया, जैसे मेरा क्रोध उसके लिए कोई खेल हो। उसके सामने खड़ी होकर मुझे पहली बार अंदाजा हुआ कि यह व्यक्ति लापरवाही की हद तक अपने फैसलों पर यकीन रखता है। वह गहरी सांस लेकर कमरे में आराम से चलता हुआ आया और बोला, मैंने तुम्हें देखा था और बस अपना दिल हार बैठा प्रिया। यह जुमला मुझे गुस्सा दिलाने के लिए काफी था। मैंने रोते हुए कहा, यह प्यार नहीं था, यह एक अवसर था। आपने मेरी मजबूरी को उपयोग किया है। आपने सिर्फ एक आसान मार्ग चुना है। बस मैं उसके सामने खड़ी थी, लेकिन अंदर से टूटती जा रही थी। मैं चाहती थी कि वह कम से कम एक क्षण के लिए शर्मिंदा हो, लेकिन उसके चेहरे पर एक विचित्र सा विश्वास था। वो धीरे धीरे मेरे पास आकर खड़ा हुआ और धीमी आवाज में बोला, हो सकता है, लेकिन अब तुम मेरी पत्नी हो। उसकी नज़र में वह कोमलता थी जो किसी को भी कमजोर कर दे, लेकिन उसके पीछे छुपा अधिकार इतना कठोर था कि मैं पीछे हट गई। उसका एक कदम आगे बढ़ना ही मेरे लिए खतरे की घंटी था। मैंने खुद को दीवार के साथ लगा लिया, जैसे मेरे पास अब कोई जगह ही नहीं बची हो। कमरा बड़ा था, लेकिन उसकी मौजूदगी ने इसे छोटा कर दिया था। उसका लहजा कोमल था, लेकिन उसमें अधिकार छुपा था। प्रिया, वह धीरे से बोला, मैं जानता हूं कि तुम मुझ पर संदेह करती हो, लेकिन एक बात समझ लो, मैंने जो भी किया तुम्हें अपने साथ रखने के लिए किया। मैंने तड़प कर कहा, और मेरी मर्जी, मेरा अधिकार। वह एक क्षण को रुका, फिर और पास आकर बोला, अगर मैं तुम्हें छोड़ देता तो तुम उन लोगों के हाथों में चली जाती जिनसे तुम दौड़ रही हो। मैं अवसर का फायदा ना उठाता तो कोई और उठा लेता। फर्क सिर्फ इतना है कि मेरा इरादा बुरा नहीं था। मेरी धड़कनें बेकाबू हो रही थी। उसकी निकटता मुझे घुमा रही थी। मुझे लगा जैसे कमरे की हवा कम पड़ रही हो। मैं एकदम पीछे जाने का प्रयास की, लेकिन दीवार पहले ही मुझे पकड़ चुकी थी। कर्ण धीरे धीरे झुककर मेरे चेहरे के करीब आ गया। तुम्हें भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। वह इतना धीरे बोला कि उसकी सांस मेरे चेहरे को छू रही थी। मेरा हाथ दीवार तक जा पहुंचा। मैंने नजर फेर ली, लेकिन उसकी आंखों की तीव्रता से बचना मुश्किल था। मैं तुम्हें कभी तकलीफ नहीं दूंगा, उसने धीरे से कहा। मैंने भी उतनी ही धीमी आवाज में कहा, इस वक्त भी आप तकलीफ ही दे रहे हैं। वह एक पल को ठहरा, जैसे मेरे जुमले ने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया हो, लेकिन अगले ही क्षण वह और करीब आ गया। तुमने खुद को कमजोर समझ लिया है, लेकिन तुम इतनी कमजोर नहीं हो। अगर होती तो उन गलियों से जीवित नहीं निकलती। मैं तुम्हें बचाने आया था प्रिया, और आगे भी यही करूंगा। उसकी गर्म सांसें मेरे गाल को छू रही थीं।
मैं घबरा गई। उसके शब्द, उसका अधिकार, उसकी गिरफ्त सब मिलकर मुझे किसी ऐसे जाल में ले जा रहे थे जहां से निकलना नामुमकिन था। मेरे अंदर जंग चल रही थी। खौफ, क्रोध, कमजोरी, बेबसी। एक पल को लगा मैं चिल्ला दूंगी, लेकिन अगले ही पल मेरी आवाज जैसे अंदर ही दब गई। मैं उसे धक्का देना चाहती थी, लेकिन मेरे हाथ उठ ही नहीं रह सके। करण ने मेरी घबराहट देखकर हाथ पीछे हटा लिया, लेकिन उसकी आंखों में वही यकीन था। वह बोला, तुम चाहो तो मुझसे नफरत कर लो, लेकिन सच्चाई ये है कि अब मैं तुम्हारी जीवन का हिस्सा हूं। तुम्हें जितना भी समय लगे, मैं तुम्हें तकलीफ नहीं होने दूंगा और ना ही किसी को तुम्हें छूने दूंगा। आखिरकार मैं खामोश हो गई, जैसे हार मान ली हो। मुझे लगा मैं लड़ाई हार नहीं रही थी, बल्कि लड़ने की हिम्मत ही समाप्त हो चुकी थी। मेरे अंदर एक खालीपन पैदा हो गया था, जिसमें कोई ध्वनि नहीं गूंज रही थी। मैं धीरे धीरे नीचे बैठ गई और दुपट्टा अपनी गोद में समेट लिया। करण कुछ क्षणों तक मुझे देखता रहा, फिर बोला, तुम आराम करो, आज का दिन बहुत भारी था तुम पर, कल बात करेंगे। वह दरवाजे की तरफ बढ़ा, एक क्षण को रुक कर मुड़ा और बोला, चाहे तुम मानो या ना मानो, ये घर तुम्हारा भी है। दरवाजा बंद हुआ तो कमरे की खामोशी मेरे ऊपर ऐसे गिरी जैसे कोई पहाड़ हो। वह रात मेरे दिल का सबसे भारी बोझ बनकर रह गई। एक ऐसा क्षण जिसने मुझे समझा दिया कि यह विवाह, यह रिश्ता मेरी जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा है। अगली सुबह मैं कर्ण के बराबर में बैठी रो रही थी। रात भर आंख नहीं लगी थी। ढेर सारे विचार मन को खींचते रहे। दिल पर बोझ जमता जा रहा था। खौफ और व्याकुलता की विचित्र सी गिरफ्त मुझे चैन नहीं लेने दे रही थी। कर्ण रात को मेरे करीब आकर रुक तो गया था, लेकिन मेरे अंदर की जंग कम नहीं हुई थी। सुबह की हल्की रोशनी जैसे ही कमरे में फैली, मेरा सब्र का बांध टूट गया। मैं खामोशी से आंसू बहाती रही, लेकिन शायद मेरी सिसकियाओं ने करण की नींद तोड़ दी। वह मेरी सिसकियां सुनकर तुरंत उठ बैठा। उसका चेहरा रात की थकान लिए हुए था, लेकिन अचानक चौंक कर वह मेरी तरफ झुक आया। प्रिया, तुम रो क्यों रही हो? क्या किया है मैंने? उसके लहजे में एक विचित्र सा प्यार था। शायद पहली बार उसे मेरे रोने से फर्क पड़ा हो। वह मुझे पहले कठोर शब्दों में, आदेश के अंदाज में देखता था, लेकिन आज वह हद से ज्यादा हैरान था। मैंने आंसू पोंछकर कहा, मेरा भाई अमित, वह अकेला है। मैं जितना भी मजबूत बनने का प्रयास करती, लेकिन यह बात कहते ही मेरी आवाज फट गई। अमित का चेहरा मेरी आंखों के सामने घूम गया। उसका छोटा सा चेहरा, वह थके हुए जूते, वह ख्वाबों से भरी आंखें। मैं उसे इस तरह छोड़ कर आई। वह डर गया होगा, वह रो रहा होगा। उसे मैं अकेला छोड़ आई हूं। करण खामोश हो गया। शायद पहली बार मेरे दर्द से वह टकराया था। वह कुछ कहना चाहता भी था तो शब्द नहीं मिले। उसकी आंखों में वही तीव्रता थी, लेकिन उसके पीछे प्रश्न थे, परेशानी थी और शायद एक एहसास भी। वह मेरे बारे में जो सोचता था, शायद पहली बार उसे उसमें दरार दिखाई दी। प्रिया, वह धीरे से बोला, लेकिन मैंने उसकी तरफ नहीं देखा। मेरी आवाज टूट चुकी थी। मैंने अपना चेहरा दोनों हाथों में छुपा लिया। आंसू मेरी उंगलियों के बीच से गिरने लगे। मुझे लगा जैसे मैं दुनिया की सबसे बेकार बहन हूं। मैं हर हाल में अमित को बचाना चाहती थी। मैंने उसके लिए ही काम किया था, उसके लिए ही भूखी रही थी और आज उसी को सबसे कठोर, खौफनाक माहौल में अकेला छोड़कर आई थी। कर्ण ने हैरानी से मुझे देखा। शायद उसे पहली बार एहसास हुआ कि मैं इंसान हूं, कोई सौदा नहीं। ये एहसास उसके चेहरे पर साफ था। उसकी आंखों की तीव्रता कुछ देर के लिए नमी में बदल गई। शायद उसने कभी मुझे इस तरह रोते नहीं देखा था। वह हमेशा मुझे एक मामले, एक फैसला, एक आवश्यकता की तरह देखता रहा था, लेकिन आज उसने मुझे एक टूटी हुई लड़की की तरह देखा। वह मेरे पास आकर बैठा और बोला, मैं अमित को साथ लेकर आऊंगा। मेरे हाथ रुक गए। मैंने धीरे से चेहरा ऊपर किया। वह इतना करीब बैठा था कि मैं उसकी सांसों की गर्मी महसूस कर सकती थी, लेकिन आज उन सांसों में वह तीव्रता नहीं थी, सिर्फ नमी थी। मैंने कांपती आवाज में पूछा। सच मेरी आवाज में बच्चों जैसा यकीन था, जैसे मैं किसी ऐसे वादे की उम्मीद में खड़ी थी जिस पर मेरी जीवन टिकी हो। हाँ प्रिया, करण ने कहा, मैं वादा करता हूं, मैं तुम्हें उदास नहीं देख सकता।
उसकी आवाज में पहली बार कोई बनावट नहीं थी, ना कोई खेल, ना कोई जीत, ना कोई आदेश। सिर्फ एक गहरा सच्चा वादा। उसने हाथ बढ़ाया, लेकिन मुझे छुआ नहीं, बस इतना करीब रखा कि मुझे एहसास हो कि वह बहुत गंभीर है। पहली बार उसके लहजे में कोमलता और सच्चाई महसूस हुई, जैसे वह पहली बार समझ रहा हो कि मैं क्यों चुप थी, क्यों टूट रही थी। मेरी आंखों के नीचे हल्की सूजन थी, लेकिन दिल के अंधेरे में पहली बार कोई रोशनी उतरी थी। उस रोशनी ने मेरे अंदर उम्मीद का छोटा सा दरवाजा खोला। मेरी आंखों में उम्मीद की छोटी सी चमक आई। मैंने धीरे से सिर हिलाया, जैसे आंसुओं में भरोसा हो कि मैं करण के इस वादे पर यकीन करना चाहती हूं, चाहे आधा ही क्यों ना हो। अमित की फिक्र अभी भी थी, बहुत ज्यादा थी, लेकिन अब कम से कम कोई था जो उसे ले आएगा। कोई ऐसा जो जान लेने वाला नहीं था, बल्कि जीवन में धकेले जाने के बाद भी वापस लेने की जिम्मेदारी उठा रहा था। शायद पहली बार मुझे लगा कि करण जालिम नहीं, बस अकेला है। वह व्यक्ति जिसने जिद में, जुनून में, आवश्यकता में मुझे अपनी जीवन में शामिल कर लिया था, जिसने मुझसे विवाह कर लिया था, शायद वह भी अंदर से खाली था। शायद वह भी कुछ ढूंढ रहा था, जैसे मैं ढूंढ रही थी। मोहब्बत नहीं, लेकिन कोई ऐसा एहसास जो इंसान को इंसान बना दे। मैंने धीरे से कहा, करण, बस आप अमित को ले आओ, जहां भी हो उसे ले आओ। वह कोमलता से बोला, मैं वादा करता हूं तुम्हें कभी अकेला महसूस नहीं होने दूंगा। ये वादा हल्के से मेरे दिल पर बैठ गया। शायद यह सच हो, शायद झूठ, लेकिन फिलहाल यही एक मार्ग था जो मुझे टूटने से रोक रहा था। अमित की फिक्र ने रात भर मुझे चैन नहीं लेने दिया था। कमरे की खामोशी, हल्की सी अंधेरी रोशनी, खिड़की से आती ठंडी हवा, सब कुछ मुझे उस छोटे बच्चे की याद दिलाती रही जो मेरी सारी दुनिया था। मैं बिस्तर पर करवटें बदलती रही थी, लेकिन नींद का एक कतरा भी मेरी पलकों पर नहीं आया। करण के वादे ने थोड़ी हिम्मत जरूर दी थी, लेकिन दिल को सुकून नहीं मिला था। हर पल यही सोच रही थी, अमित अब कहाँ होगा, किस हालत में होगा, उसने कुछ खाया भी होगा या नहीं, कहीं वह रो तो नहीं रहा होगा। लेकिन करण के शब्द मेरे दिल में बार बार गूंज रहे थे, मैं उसे ले आऊंगा। मैंने कई बार आंखें बंद की और सोचा, शायद पहली बार मैं किसी ऐसे व्यक्ति के साथ हूं जो मेरा शत्रु नहीं है। उसकी आंखों में विचित्र सा अपनापन था जो किसी गुंडे में नहीं हो सकता था। मैंने कर्ण को पहली बार इस नज़र से देखा। सच तो यह था कि उसकी आंखें बहुत सख्त थीं, उसके फैसले जिद्दी थे, लेकिन उन गहरी भूरी आंखों में कहीं ना कहीं एक सच्चाई छुपी थी। ऐसी सच्चाई जो झूठ का नकाब ओढ़े हुए नहीं थी। मैं सोचती रही, क्या वाकई वह वैसा व्यक्ति है जैसा मैंने समझ रखा था, या वह भी अपने हालात, अपने अकेलेपन, अपने जख्मों की वजह से ऐसा है। मुझे लगने लगा कि शायद वह मुझे नुकसान पहुंचाने वाला नहीं है। यह विचार पहले तो विचित्र लगा, लेकिन जैसे जैसे समय गुजरा मैंने दिल को समझाना शुरू किया कि कहीं ना कहीं करण के अंदर भी इंसान है। शायद वह कभी किसी के साथ कोमलता से नहीं बोला, शायद किसी ने उसे यह अवसर ही नहीं दिया कि वह कोमल हो सके, शायद उसके पास भी कोई नहीं था जिससे वह अपने दिल का बोझ बांट सके। इसी वक्त वह कमरे में दाखिल हुआ। उसके कदम कोमल थे, जैसे पहली बार वह किसी एहसास का ख्याल रख रहा हो। मेरे पास आकर बैठा और प्यार से बोला, प्रिया, मैं तुम्हें बुरे दिनों से निकालकर अच्छे दिनों में लाना चाहता हूं। यह सुनकर मैं थोड़ी देर के लिए पत्थर हो गई। यह वही बात थी जिसकी मैं शायद पूरी जीवन से इंतजार कर रही थी। कोई ऐसा जो यह ना कहे कि मैं बोझ हूं या मैं कमजोर हूं या सिर्फ आवश्यकता हूं, बल्कि यह कहे कि मैं बेहतर जीवन की हकदार हूं। मेरा दिल कमजोर पड़ रहा था और मैं चाहकर भी उसे झुठला नहीं पा रही थी। मुझे याद आया कि कैसे मैं बचपन से लेकर आज तक सब कुछ अकेले सहा। माँ की मौत, अपने पिता का पागलपन, गरीबी, भूख, लोगों के ताने में लगातार इन सब से लड़ती रही थी। और आज पहली बार किसी ने लड़ने का वादा मेरी जगह किया था। शायद इसलिए मेरे दिल की दीवारें धीरे धीरे कोमल पड़ती जा रही थीं। उसने मेरा हाथ पकड़ा तो उसका एहसास विचित्र सा सुरक्षित लगा, जैसे वह हाथ नहीं, एक पनाह हो। जैसे बरसों बाद किसी ने मेरा हाथ इसलिए पकड़ा हो कि मुझे संभाल सके, ना कि मुझे गिरा दे। मैंने अचानक अपना हाथ पीछे नहीं खींचा, और शायद यही वह क्षण था जब मेरे दिल ने मान लिया
कि वह मेरे लिए अजनबी जरूर है, लेकिन मेरा दुश्मन नहीं है। जैसे मैं बरसों बाद पहली सांस ले रही हूं। करण के लिए शायद यह क्षण साधारण हो, लेकिन मेरे लिए ये किसी नई दुनिया का दरवाजा खोलने जैसा था। मैंने कभी जीवन में किसी पुरुष पर विश्वास नहीं किया था। पापा के सिवा कोई भी पुरुष मेरे करीब नहीं रहा, और उनकी संगत ने मुझे सिर्फ भय दिया था। आज पहली बार किसी के करीब बैठकर मुझे भय नहीं लगा था। उसने धीरे से कहा, एक दिन तुम्हें भी इस रिश्ते से मोहब्बत हो जाएगी। मेरी सांसें रुकती गई। मोहब्बत क्या वह वाकई में यह चाहता था, या यह भी उसकी जिद में से ही एक जिद थी? मैं कुछ भी समझ नहीं पा रही थी। मैं इस रिश्ते को अभी तक ठीक से समझ ही नहीं पाई थी। मैंने नजर झुका ली। मेरे चेहरे की गुलाबी लालिमा ने उसे उत्तर दे दिया। मेरा चेहरा, मेरी आंखें, मेरी पलकें, सब कुछ मेरे अंदर के बदलते एहसास का ऐलान कर रहे थे। मैं खामोश थी, लेकिन मेरे दिल के अंदर बहुत कुछ चल रहा था। करण ने शायद पहली बार मेरी खामोशी को समझा। वह मुस्कुरा दिया, जैसे अपनी जीत देख ली हो। उसकी मुस्कुराहट में विचित्र सा सुकून था, जैसे उसने मेरी हिचकती चाहत को टूटते हुए देखा हो। मैं जानती थी कि वह जिद्दी है, लेकिन आज उसकी यह जिद मुझे डरा नहीं रही थी, बल्कि सुकून दे रही थी। मैं बिखरे फैसलों के साथ बैठी थी कि आज मेरी जीवन पहली बार किसी कोमल हाथ को महसूस कर रही थी। मैं सोच रही थी कि शायद मेरी किस्मत वाकई इतनी जालिम नहीं जितना मैं समझती रही थी। शायद सारी उम्र मैंने सिर्फ तकलीफ देखी। अब भगवान ने किसी बेहतर को मेरे जीवन में भेजा है, और यह सोच एक विचित्र सा सुकून बनकर मेरे अंदर उतरती जा रही थी। मैं जानती थी कि करण उतना कोमल नहीं है। उसके फैसले कठोर हैं। वह बहुत ही पेचीदा व्यक्ति है, लेकिन फिर भी वह दूसरों से अलग है। कम से कम वह मुझ पर अत्याचार नहीं करेगा। शायद किस्मत मेरा मजाक नहीं उड़ा रही, मुझे खुशियां दे रही है। शायद मेरे अंधेरों को किसी ने वाकई रोशनी में बदलने का फैसला कर लिया है। शायद मेरी प्रार्थनाओं ने पहली बार आकाश तक पहुंचकर कोई दरवाजा खोला है, और इस तरह मेरी काली रातों में पहली बार रोशनी उतरने लगी। रोशनी अभी कमजोर थी, धीमी थी, लेकिन मौजूद थी, और मैं इसे महसूस कर सकती थी। आज मेरा भाई मेरे साथ है, और करण की वजह से वह एक ऐसी जीवन जी पा रहा है जिसके सपने मैं कभी अपने भाई के लिए देखती थी। तो दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हाँ, हमारे चैनल जन्नत सुल्तान को कमेंट करके जरूर बताएं कहानी कैसी लगी। तो दोस्तों, नोटिफिकेशन बिल को जरूर दबाइएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले किसी नई कहानी के साथ। धन्यवाद।